हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। देखिए आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 11। इससे पहले हम क्लास 1 से लेकर के 10 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। यदि आप चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका एएनएम एग्ज़ाम तैयारी हो जाए तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ, फ्री क्लास और बिल्कुल फ्री टेस्ट मिलेगा। खास करके टेस्ट में अभी आप देखिएगा जितना भी बच्चा शामिल हुआ है लगभग सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और सभी बच्चे का परफॉर्मेंस लगभग 100 में 100 है। जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी वीडियो देख करके टेस्ट दे रहे हैं। और हमारा उद्देश्य क्या समझ लीजिए, हमारा उद्देश्य टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप जानते क्या है। तो पहले हम आपको जानने के लिए, आप पढ़े ही नहीं किताब और हम कह देंगे आपका टेस्ट ले लें, क्या टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा? नहीं। तो हम पहले यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं उस बच्चे को, फिर जाके टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चे में एक अच्छा परफॉर्मेंस और अंदर से मोटिवेट होता है। उसे लगता है कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमें बेहतर से बेहतर नंबर करना। आप एक बार जुड़ करके देखिए, आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो जाइएगा तब आप हम जा करके जो कहिए। नहीं तो पूरा वीडियो आप उल्टा करके देख लीजिए, सभी वीडियो में हर एक स्टूडेंट एक पॉजिटिव ही कमेंट किए होंगे, कहीं भी नेगेटिव नहीं। वैसे दुश्मनी से कोई कर दे तो उसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा चैनल है जो कि अपना नोट्स बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, अपना अपना बेच रहे हैं, वो आकर के दुश्मनी से कोई कमेंट कर दे तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन सारे स्टूडेंट का एकदम पॉजिटिव और बेहतर कमेंट रहता है। और जितने भी पुराने ऑडियंस है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर जाइए, क्योंकि आगे जो व्यक्ति आता है वो कमेंट जरूर पढ़ते हैं कि देखते हैं ये वीडियो अच्छा यदि लगा है तो बच्चा कमेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, कोई दुश्मनी से निगेटिव कमेंट कीजिए तो उसको हम परमानेंट हाइड कर देते हैं। जीवन में फिर आप कमेंट नहीं कर पाइएगा। आप अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कमेंट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप पुराना वीडियो भी आप जा करके देखिए, हमारी मेहनत इतना अच्छा रंग ला रहा है, बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टेलीग्राम में तो मत पूछिए, एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं और सभी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। एक बार टेलीग्राम में आप जाकर के ज्वाइन करके देख लीजिए, बच्चा कितना सुंदर परफॉर्मेंस कर रहा है। और इस तरह यदि चलते रह गया तो समझ लीजिए बच्चा एकदम बेहतर तैयारी हो जाएगा। इसलिए मिस मत कीजिए। और हाँ, जितने भी पुराने ऑडियंस हैं, आप हमें बताइएगा कि ऑडियो क्वालिटी आज का कैसा है, क्योंकि हमने पीछे का जो ऑडियो जिस मोबाइल में हम रिकॉर्ड करते थे उस मोबाइल को हम चेंज कर दे, दूसरा हम मोबाइल लिए हैं। अब इसमें बताइए, वैसे उस मोबाइल से ये मोबाइल थोड़ा सस्ता है, वो मोबाइल थोड़ा महंगा था, लेकिन फिर भी उसमें ऑडियो क्वालिटी उस तरह से नहीं आ रहा था। ये मोबाइल थोड़ा सस्ता हम लिए खरीदे हैं। तो आप हमें बताइएगा कि इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसा है, क्या कुछ और इम्प्रूव करना होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं हम आज के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कमेंट करने के लिए नहीं छोड़िएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसा है नहीं है। आप कमेंट करके हमें नहीं बताइएगा तो हम कैसे जानेंगे हमारा ऑडियो क्वालिटी किस तरह चेंज, कुछ हुआ या नहीं, कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मोबाइल हम चेंज कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO दस्त रोग हेतु निम्न में से किसकी सलाह देता है। तो देखिए, यदि कोई बच्चा दस्त रोग, दस्त मतलब सुनता है डायरिया या अतिसार से ग्रसित है तो WHO के अनुसार उसे क्या देना चाहिए। दस्त और डायरिया रोग होता क्या, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, डायरिया में क्या होता है, यानी दस्त रोग, डायरिया, अतिसार एक ही नाम है तीनों, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि बार बार समझिए, इसमें पाचन से संबंधी जुड़ी समस्या रहता है, जिसमें कि बार बार मल त्याग होता है, ध्यान दीजिएगा। और जब बार बार मल त्याग और बिल्कुल पानी की तरफ पतला होता है, ध्यान रखिए, यानी बार बार मल त्याग और पानी की तरफ पतला जैसा हो रहा है तो वही तो दस्त है, वही तो डायरिया है। यानी बार बार मल त्याग हो रहा, वो भी पानी की पतला जैसा, एकदम जैसे फर्श पर रखिएगा तो पानी जैसे नहीं टघरता उस तरह मल टघर जा रहा है, तो समझ लिए वो बच्चा डायरिया से ग्रसित हो गया, यानी अतिसार से ग्रसित हो गया है। ये ध्यान रखिएगा। इससे होता क्या है कि शरीर में पानी की कमी हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, पता है ना आपको, शरीर में पानी कम से कम 65 से लेकर के 80% तक रहना चाहिए। इसके बीच में जो भी हो, जिस हिसाब से वेट रहता है, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से पानी रहता है। तो 65 से लेकर के, एक औसत है 65 से 80% पानी रहना चाहिए, पानी की मात्रा अधिक से। और पानी जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है आप कमज़ोर हो जाइएगा, बीमार ग्रस्त हो जाइएगा। यानी दस्त रोग होता है बार बार लेटरिंग होना, वो भी पानी की पतला, पानी के जैसा, तो इसे हम दस्त यानी डायरिया रोग कहते हैं। तो वही कहता है कि WHO के अनुसार यदि कोई बच्चा डायरिया रोग से ग्रसित हो गया, वैसे जनरली बच्चा दिन में लेटरिंग 3 बार कर रहा है, ठीक है, और एकदम पतला जैसा पानी जैसा कर रहा है, तो समझिए वो दस्त से ग्रसित है। वैसे हम आपको बताते हैं, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो दिन में 3 बार भी लेटरिंग करते हैं, तो सामान्यतः उसका लेटरिंग जो रहना चाहिए वो रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 3 से 6 बार लेटरिंग करने लगा और वो भी एकदम बिल्कुल पतला पतला, तो समझ लीजिए वो डायरिया से ग्रसित है। और सामान्यतः
2 बार लेटरिन कर रहा है और वो 3 बार करना शुरू कर दिया या 4 बार करना शुरू कर दिया, एकदम पतला पानी की तरह, तो वो भी डायरिया। डायरिया का मतलब ये हो गया एकदम पानी की तरह पतला लेटरिन हो रहा है, समझिए वो डायरिया यानी दस्त से ग्रसित हो गया, जिसे अतिसार भी कहते हैं। ठीक है, तो WHO के अनुसार दस्त से यदि कोई ग्रसित है तो उसे क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए में इलेक्ट्रोलाइट, ORS, जिंक प्लस चावल की पानी, नमक, चीनी, पानी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ORS प्लस जिंक। ORS प्लस जिंक दीजिएगा तो वो जो है धीरे धीरे दस्त से ठीक हो जाएंगे। चलते हैं आगे। आगे कहता है पोलियो की पहली खुराक कब दी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, जानते हैं तो हमें कमेंट करके एकदम तुरंत बताइएगा, और नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि पोलियो की जो पहली खुराक दिया जाता है वो जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। पोलियो की पहली खुराक कब दी जाती है? जन्म के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए कुपोषण मतलब समझते हैं आपके शरीर में किसी न किसी चीज़ की कमी है, खास करके प्रोटीन की कमी। इससे क्या होता है कि आपका शरीर वृद्धि रुक जाता है। आपने कुपोषण मतलब समझ लीजिए साफ शब्दों में कमी, सही से आपको खान पान नहीं मिल रहा है, एक टाइम खाना खा रहे हैं सही से, सही शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा है, समझ रहे बात को। कल भी हम आपको दिखाए थे कुपोषण से ग्रसित बच्चा के बारे में, मतलब सही से आपका खान पान नहीं रहा, सही से आपका ग्रोथ नहीं कर रहा, प्रोटीन सही से मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो बच्चा क्या है, कुपोषण से ग्रसित है। ऐसे भी देखिएगा तो शरीर नहीं वृद्धि कर रहा, लगेगा जैसे वृद्धि नहीं कुछ कर रहा है, उसे खान पान कुछ मिल ही नहीं रहा ढंग से। जब ढंग से खान पान नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण से ग्रसित हो जाएगा। और यदि कुपोषण से ग्रसित हो गया है तो उस कंडीशन में कौन सा बीमारी है जो जानलेवा हो सकता है? टिटनस, एनीमिया, खसरा, पोलियो। देखिए जानते हैं तो ठीक है, नहीं था आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खसरा यानी मीजल्स। देखिए खसरा जब होता है, जब खांसते हैं तो देखिएगा ऐसे जान ले, मान लीजिए कोई बीमारी आपको नहीं है, ऐसे आपको खांसी हो गया, देखिए खांसी बहुत जोर से फूट पूरा जोर से लगता है और आप पहले से ही कमज़ोर हैं और उस कंडीशन में आपको खसरा हो गया, तो सोचिए जब आप खांसीएगा तो शरीर को एकदम पूरा तोड़ देता है। बात समझ रहे हैं? तो उस कंडीशन में यानी कुपोषण से ग्रसित है, आपका शरीर पहले से ही कमज़ोर है, किसी चीज़ की कमी है, शरीर आपका नहीं, मतलब शरीर कमज़ोर तो ऑटोमेटिक जब खान पान सही से मिलेगा तो कमज़ोर रहिएगा, और उस कंडीशन में खसरा हो जाएगा तो शरीर में जब आप खांसीएगा जोर जोर से शरीर को लगा तोड़ देगा। यानी इस कंडीशन में कुपोषण की कमी में यदि कोई बच्चा कुपोषण से ग्रसित है और उस कंडीशन में यदि खसरा हो जाता है तो वो जानलेवा हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कहता पेंटावेलेंट की 3rd डोज कब लगाई जाती है? देखिए पेंटावेलेंट का 3 डोज होता है। पहला डोज जो होता है 6 सप्ताह पर लगाया जाता है, दूसरा डोज जो है 10 सप्ताह पर लगाया जाता है और तीसरा डोज जो है 14 सप्ताह पर लगाया जाता है। तो यहाँ सवाल में पूछा कि 3rd डोज कब लगाया जाता है, तो 3rd डोज जो है 14 सप्ताह पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तीनों डोज के बारे में बता दिए। आगे कहता है निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर डीपीटी टीका सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, पहले डीपीटी के बारे में फुल फॉर्म जानते हैं। डीपीटी टीका मतलब डीपीटी टीका जो देते हैं किसमें सुरक्षा प्रदान नहीं करता, डैश को छोड़कर मतलब किसमें सुरक्षा प्रदान नहीं करता। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहले डीपीटी का फुल फॉर्म देते हैं। डी से हुआ डिप्थीरिया, पी से हुआ पर्टूसिस, पर्टूसिस मतलब काली खांसी, और टी से हुआ टिटनस, यानी डिप्थीरिया में सुरक्षा देगा, पर्टूसिस यानी काली खांसी में सुरक्षा देगा, टिटनेस में सुरक्षा देगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में से कौन नहीं मैच कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पोलियो, तो पोलियो में ये सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, यानी निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर यानी पोलियो को छोड़ करके डीपीटी टीका सुरक्षा प्रदान करता है। पोलियो में डीपीटी टीका जो सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, यानी डीपीटी टीका जो केवल सुरक्षा प्रदान करता है डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी। इसका फुल फॉर्म यदि याद है तो आप इससे भी पकड़ लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है नवजात की अवधि कितनी होती है? नवजात की अवधि इसे जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ए बी सी और डी। तो आप हमें ज़रूर बताइए नवजात की अवधि कितनी होती है। ठीक है, और नहीं जानते तो हम आपको बता देते। देखिए नवजात जो है जन्म से 1 मास तक यानी 28 दिन तक, ठीक है, जन्म से 1 मास तक की आयु तक शिशु नवजात यानी नया जन्मा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जन्म से यानी जिस दिन से जन्म लिया उससे लेकर के 28वें दिन या फिर 1 मास कह सकते हैं, 1 मास तक यदि शिशु जन्म हुआ, 1 मास का शिशु हुआ तो उसे हम नवजात ही कहते हैं। और 1 महीने से 3 साल तक बच्चे को हम शिशु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 माह से देखिए शुरू से लेकर के 1 मास तक यानी 28 दिन तक बच्चा क्या है, नवजात है।
ठीक है। उसके बाद 1 महीने से, वो भी 2 दिन आप ले लीजिएगा, 1 महीना आप काउंटिंग कर सकते हैं। 1 महीने से लेकर के 3 साल तक बच्चे को हम शिशु कहते हैं, ठीक है। वैसे इसका और भी क्राइटेरिया है, हम आपको बता सकते हैं। देखिए, सामान्यतः आप ये याद रखिएगा कि यानी शुरू से लेकर के 1 मास तक जो बच्चा होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 मास तक का जो होता है उसे हम नवजात कहते हैं, और 1 महीने से लेकर 3 वर्ष तक बच्चा को हम शिशु कहते हैं। इसके अलावा भी कहीं का ऑप्शन में और कुछ दे दिया तो उस कंडीशन में भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं आपको बच्चा दे दिया कि बचपन कहलाता है, बच्चा नहीं बचपन कहलाता है, तो 4 सप्ताह से लेकर के 1 वर्ष तक जो उम्र होता है वो बचपन कहलाता है, ठीक है। और 1 से 3 साल तक बच्चा को हम शिशु कहते हैं, ठीक है। यानी 1 महीना से 3 साल तक को हम शिशु कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन दे दिया तो आप जो है मार सकते हैं। देखिए, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यानी जन्म से लेकर के 1 मास तक जो बच्चा होता है उसे नवजात कहते हैं, और 1 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक को बच्चा को हम शिशु कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है नवजात की अवधि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जीवन के पहले, नवजात का मतलब होता है जन्मा हुआ, अभी अभी जन्मा हुआ, नया जन्मा हुआ, ठीक है। जीवन के पहले 28 दिन जो होता है वो नवजात कहलाता है, यानी नवजात की अवधि कहलाता है, नवजात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किस उम्र का बच्चा दांत को ब्रश करने लगता है। तो जनरली आप देखे होंगे कि जो बच्चा होता है 3 वर्ष का यदि बच्चा हो गया तो जो है अपने से वो ब्रश करना शुरू करता है, यानी 3 वर्ष का बच्चा जो है दांत में ब्रश करना शुरू करता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो याद रखिए, इसे पीडीएफ में हम सही करके देंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ होना चाहिए, यानी 3 वर्ष का बच्चा जो है दांत में ब्रश करने लगता है। जनरली जो भी हम वीडियो में बताते हैं वही क्वेश्चन सही रहता है, और वही चीज़ आप जो है टेलीग्राम में जा करके सही मारिएगा टेस्ट में। पीडीएफ में थोड़ा मोड़ा कभी कभी सेव करने में आंसर इधर से उधर हो जाता है, इसलिए आपको वीडियो देखना बेहद ही ज़रूरी है। वीडियो में जो बताते हैं वही 100% श्योर रहता है। वीडियो में तो टाइपिंग करने में भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में से मानव शरीर में पाए जाने वाला अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है। हम आपको बताएं, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी। हम आपको कई बार बताएं कि 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें से सबसे अधिक पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन। उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है G, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है G। और एक और पूछता है कि वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि, ध्यान रखें, और यही पहले बात ये समझिए, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है G, और यही G प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में भी प्रवेश करता है। प्लस एक याद रखिएगा, और कहता है वो कौन से इम्यूनोग्लोबिन जब माँ के दूध में पाया जाता है, तो इम्यूनोग्लोबिन ए। यही 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए याद रख लीजिएगा। इम्यूनोग्लोबिन से संबंधी, इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। इसमें से 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है G, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यही प्लेसेंटा को पार करते हुए बच्चे में प्रवेश करता है गर्भ के समय। और दूसरा माँ के दूध में जो पाया जाता है वो इम्यूनोग्लोबिन ए, तो याद रख लीजिएगा। तो यहाँ जो सवाल में है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा टीका गर्भवती में लगाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कल भी इस क्वेश्चन को हम एक बार क्लियर किए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी टीटी यानी टेटनस का। जैसे ही यह पता चल जाए कि प्रेग्नेंट हो गया, यानी प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो उसे जो है टीटी का टीका लगा देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कहता है एक बच्चा का मलाशय द्वारा तापमान लेने के लिए थर्मामीटर कितना अंदर तक इंसर्ट करना चाहिए। मलाशय के द्वारा टेम्परेचर, देखिए मलाशय के द्वारा भी टेम्परेचर कांख में लेता है, मुंह में भी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि यदि एक बच्चा का तापमान मलाशय के द्वारा लिया जा रहा है तो कितना इंची तक जो है थर्मामीटर को इंसर्ट करना चाहिए, तो 1 इंच तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का ऑडियो क्वालिटी कैसा रहा।